Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Anya Narain, your educator, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अर्बन एम्प्लॉयमेंट। एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, एक बहुत ही गहन विषय है, एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत सालों से चर्चा होती जा रही है। आप तकरीबन समझ लीजिए कि जब से भारत जो है वो स्वाधीन हुआ है तब से ये एक ऐसा विषय है जो निरंतर चर्चा का विषय बना हुआ है ना। हमेशा होता है ना कि जब हम एसेज भी लिखते थे बचपन में तो क्या होता था कि अगर आपको बोलना हो कि भाई इंडिया में दो जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जो सबसे बड़े ड्रॉबैक हैं, जो सबसे बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें काम करने की ज़रूरत है, तो अपन क्या बोलते थे, एक एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट या फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। और एक होता था बेरोज़गारी और एक क्या मुद्दा होता था, एक होता था पॉपुलेशन, राइट। तो अब ये उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए मुद्दा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है, नया मुद्दा तो नहीं है लेकिन हम इसको शॉर्टी नोट सीरीज में आज इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़ में रहा है। न्यूज़ में क्यों रहा है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम किसी भी मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। कोई भी मुद्दा जो हो, चाहे वो कैसा भी मुद्दा हो, हम उसको हॉलिस्टिकली समझने की कोशिश करते हैं ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हम उन सबको अटेम्प्ट कर सकें, राइट। पुराने पेपर्स लेके सिर्फ रट्टा मार के पास होने का कोई मतलब नहीं होता। मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं लेकिन दिमाग में ना कुछ नहीं जाता। तो वो हमारा यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा हम इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और इसी वजह से हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं बोलते, आपको कोई पैकेज परचेज करने को नहीं बोलते, क्योंकि वी वांट यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड द होलिस्टिसिटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं जल्दी से हमारे अर्बन एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे। और जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ में क्यों रहा है, मुद्दा तो बहुत पुराना है। न्यूज़ में इसलिए रहा है भाई साहब क्योंकि अभी मार्च में जब हमारा बजट आता है, आपको मालूम है ना कि हमारा बजट जो है वो मार्च में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो तो आपको मालूम है 1 अप्रैल टू 31 मार्च कंसिडर किया जाता है, राइट। तो बजट जो आया था वो एक तो सेंट्रल बजट आता है और फिर हर स्टेट का अपना जो बजट होता है वो भी आता है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान का जो बजट आया तो वहाँ की जो सीएम है अशोक गहलोत साहब, उन्होंने एक बजट में एक पेशकश की। बहुत सारे और भी मुद्दे थे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई और भी सारी चीज़ों की बात की गई। एक जो उसमें से चीज़ निकल के उभर के सामने आई वो ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अर्बन जॉब गारंटी स्कीम, ठीक है। ये अर्बन जॉब गारंटी स्कीम जो उन्होंने दी है ये मनरेगा की जो स्कीम चलती है उसके जैसी है, लेकिन ये अर्बन जॉब को गारंटी करेगी और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस क्षेत्र का, राजस्थान का, उस राज्य का, उसका अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको दूर करने की कोशिश करेगी या उससे टैकल करने की कोशिश करेगी। ये वो मुद्दा है जिसकी वजह से हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अब और ज़्यादा हम न्यूज़ समझ लेते हैं। मनरेगा आपने नाम सुना होगा, लोकसभा में अक्सर इसके ऊपर बड़ी चर्चा होती है। नरेगा, मनरेगा आपने बड़ा चर्चा सुनी हुई होगी, स्पेशली लोकसभा में बहुत होती है। राज्यसभा वाले तो उतनी नहीं करते, लोकसभा में लेकिन बहुत अक्सर ये चर्चा का मुद्दा बना रहता है कांग्रेस के और बीजेपी के अगेंस्ट, मतलब रूलिंग गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन की अगर बात करते हैं तो उनके बीच में, ठीक है। मनरेगा बेसिकली क्या है? मनरेगा है आपका महात्मा गांधी, बताइए क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, ठीक है। लेकिन अब जो ये बात हो रही है, ये जो राजस्थान में हुआ है वो उसी की तर्ज पे चलते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार है। मतलब डिफरेंस समझ में आया ना कि ये जो था मनरेगा ये फोकस करता था रूरल पे, ठीक है, और ये जो है ये फोकस करता है अर्बन पे। और इसी वजह से आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे हमारे गांधी जी भी बने हुए हैं जिनके नाम के अंदर ये चलता है मनरेगा। अब मनरेगा में आपको मालूम है क्या होता है? बेसिकली जो आइडिया है वो ये होता है कि जो भी एडल्ट हैं, जो भी एक सिटीजन्स हैं ऑफ इंडिया, जो कि एडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं और जो कि एक रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार जो है वो प्रदान किया जाएगा और उनको उस हिसाब से उनकी पेमेंट या उनकी सैलरी दी जाएगी। ये होता है मनरेगा के अंतर्गत जो कि है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अब यही चीज़ जो है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में की जाएगी कि शहरी जगह पे, मतलब अर्बनाइजेशन में, अर्बन सेटअप में जो कि लोग रहते हैं, एडल्ट रहते हैं, उनको भी कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी किया जाएगा 1 साल में, ठीक है। इसके अलावा इसमें राजस्थान ने ये जो स्टेप लिया है उसके बाद राजस्थान बन गया है देश का 5वां ऐसा राज्य जिसने, जैसे मनरेगा अगर हम बात करते हैं तो ये शुरू हुआ था 2005 में, ठीक है, 2005 में।
और इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार स्कीम के अंदर राजस्थान 5वां ऐसा स्टेट बन गया है देश का, किसके बाद हिमाचल प्रदेश था, उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु जिनने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अपने अपने राज्यों में इंट्रोड्यूस किया था। 2 साल बाद अब जाके किया है राजस्थान ने। पर और भी अभी बहुत स्टेट बचे हैं इंडिया के जो कि कह रहे हैं कि वो इस तर्ज पे और काम कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स ला सकते हैं। ठीक है, पहले केरला ने किया था, केरला ने लॉन्च किया था अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और ये जो था आप कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट था, जिसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो निकल के सामने आई और बाकी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी एक तरह का आयाम जो है इसने खोला था। ठीक है, अब केरला आप जानते हैं कि केरला में और बाकी स्टेट्स में फ़र्क ये है कि राजस्थान को आप केरला से या राजस्थान को या केरला को आप हरियाणा से या आप दूसरी जगहों से, इसलिए झारखंड से कंपैरिजन में थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है क्योंकि केरला का जो एजुकेशन की लिटरेसी का दर है वो हमें मालूम है कि बाकी सारी स्टेट से बहुत बेहतर है, पहली चीज़। दूसरा, हमें मालूम है कि सेक्स रेशियो का दर जो है केरला का वो बहुत स्टेबलाइज्ड है कंपेयर टू द अदर स्टेट्स इन द कंट्री। तो इसके चक्कर में अगर हम पायलट प्रोजेक्ट केरला का देख के और केरला का एग्जैक्ट अगर हम जिसको बोलते हैं अगर हम कॉपी कर दें तो वो शायद बाकी स्टेट्स में कारगर नहीं होगा। इसलिए हर स्टेट को अपना डेमोग्राफी और अपनी चीज़ें और अपने जो सिटीजन्स हैं उनका और सेंसस के बेसिस पे और एम्प्लॉयमेंट के और एजुकेशन और लिटरेसी के दर के हिसाब से ये तय करना होगा कि उनको अपना जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से क्राफ्ट करना है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट वाला काम जो है वो नहीं चलेगा, ये बात तय है। और इसी तरह से जो थोड़े बहुत फेरबदल के साथ सब स्टेट्स ने अपना 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 एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाए हैं, स्कीम्स लाए हैं, लेकिन मोटे तौर पे वही है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अब नीड क्या है बेसिकली, अगर हम ये समझें कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, आपको अर्बनाइजेशन में या आपको जॉब गारंटी में आपको ऐसी क्या ज़रूरत आ गई है कि आपको एक स्कीम लानी पड़ रही है। मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें, इस पर बड़ा डिबेट होता है। जो भी सरकार होती है ना, जो रूलिंग होती है वो इसको कई बार जिसकी भी मतलब रूलिंग और अपोजिशन की बात नहीं है, जो भी सरकार है जो पॉलिसी लेके आती है वो उस पॉलिसी को पूरा बैक करती है कि भाई हम कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। अब ऑपोजिशन जो होता है, जो कि अपोजिंग पार्टी होती है टू दैट आइडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रूलर एंड द ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, आई एम टॉकिंग अबाउट जो एक आइडिया प्रोपोगेट कर रहा है वो पार्टी और जो पार्टी उसके ऑपोजिट है वो पार्टी। तो उसमें ऑपोजिट पार्टी क्या बोलती है कि इतने सालों की आज़ादी में आप अगर 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है ना। इसमें प्रधानमंत्री ने भी एक टिप्पणी दी थी जब उन्होंने कहा था कि भाई हम मनरेगा या नरेगा स्कीम जो है आपकी कभी बंद नहीं करेंगे, हम ढोल पीट पीट के लोगों को बताएंगे कि भाई आपने इतने सालों की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने लोगों को गड्ढे खोदने के काम में लगाया है ना। तो मतलब इस तरह का जो ऑपोजिशन है वो चलता रहता है, इस तरह का जो क्रिटिसिज्म है वो चलता रहता है। नीड फॉर अर्बन जॉब गारंटी। Despite larger contribution in GDP, over 60% of GDP with expected contribution of 75% of GDP by 2030, the urban India suffers from। अब बात ये हो रही है कि हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जिसको कहते हैं ना वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हमेशा से होती रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ज़मीनी हकीकत की तो वो ये है कि अगर हम बात करते हैं लार्जर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर GDP का, अगर आपको मालूम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं इंडिया के, तो 60% GDP जो है, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ 75% GDP बाय 2030, द अर्बन इंडिया सफर्स फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बेरोजगारी हमारे यहाँ आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा मीन्स एक तो एम्प्लॉयमेंट भी, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है, अगर आप जैसे अभी तो आप 9th में हैं, छोटे हैं, लेकिन आगे चल के अगर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप और डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, एक डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी होता है, एक प्रोडक्टिव लेबर होता है, एक अनप्रोडक्टिव लेबर होता है। बहुत सारे इसके जो बहुत सारे आप कह सकते हैं इसके क्राइटेरियाज होते हैं जिससे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब बात ये हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये देखा गया है जो स्टडी की गई है ओवर द इयर्स कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो रूरल इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अब रूरल इंडिया में क्या होता है कि जैसा आपको मालूम है कि कृषि प्रधान देश है ना, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। तो जैसे कि ख़ानदानी काम कुछ बहुत ज़्यादा चलते हैं। जैसे मेरा खेत है, मेरा कुछ खेत है जिस पे मैं अपना खेती बाड़ी करती हूँ, या मेरे पिता का काम था वो करते हैं, तो पता चला एक पूरा परिवार जो है वो उसी काम में लगा हुआ है।
जो पत्नी है वो भी लगी हुई है, बच्चे जो हैं वो भी लगे हुए हैं, अगर वो 2 भाई हैं तो वो भी लगे हुए हैं, तो उनका परिवार जो है पूरा उसी काम में लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट तो है, सब लोग काम कर रहे हैं उस खेत में, लेकिन उस खेत की जो उपज है या उस खेत से जो आमदनी होनी है वो तो फिक्स्ड है ना। उसमें अब 10 लोग काम करें कि 50 लोग काम करें, अब जो खेत में जो अनाज लगता है या उसकी जो कीमत है जो मंडी में मिलेगी वो तो फिक्स्ड है। तो द पॉइंट इज कि वो जो लोग, बाकी लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, जो बाकी लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो एक तरह से एम्प्लॉयड तो है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है, राइट। सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक काम जो है, जो किस तरह का काम है, उसमें किस तरह का मैन फोर्स या कितना मैन फोर्स चाहिए और कितना मैन फोर्स जस्टिफाइड है उस काम को करने के लिए इन टर्म्स ऑफ द रेम्यूनरेशन दैट इट जनरेट्स। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। लेकिन कम से कम वो रूरल में वो दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि आपके पास आयाम कम है, आपके पास स्कोप कम है, आपके पास एरियाज या सेक्टर्स कम है जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट आप लेंगे। लेकिन अर्बन एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ये हो रही है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की, कि यहाँ पे लोग क्या होता है, अब आप देखेंगे कि गाँव से, देहात से, छोटे छोटे कस्बों से, ज़िलों से लोग निकल के क्या हो रहा है, वो बड़े बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं पलायन हो रहा है या शहरीकरण हो रहा है जगहों का। तो लोग क्या होता है, उनको लगता है कि भाई पढ़ लिख गए, मतलब एक किसान का बेटा है, किसान ने बेचारा वो बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में, खेती बाड़ी करता है, सब कुछ करता है, बेटे को, बच्चों को, बाल बच्चों को अपने पढ़ाया लिखाया, फिर उनको लगता है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर करें, है ना। सबको लगता है, जितने आपके मम्मी पापा होंगे तो उनको भी लगता है कि भाई उन्होंने अपनी लाइफ में जो किया आप उससे बेहतर करें, तो सबको ये चीज़ लगती है। तो अब क्या होता है कि क्योंकि वो बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, तो उनको लगता है कि भाई हम इनको बाहर जाके और इनको नौकरी के आयाम मिले और भी चीज़ें, जैसे हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो खेती बाड़ी में या खेतों में लगा दी, तो ये और भी दुनिया देखें, बाकी जाएँ, अपने वो जो एक कूप मंडूप जिसको हम कहते हैं उससे निकल के वो बाहर की दुनिया में कदम रखें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, चीज़ें देखें, रोज़गार कमाएँ, बहुत सारी चीज़ें जो है सबको लगता है। छोटे छोटे लोग हैं, सबके अपने अपने बड़े सपने होते हैं, है ना, चाहे वो कोई भी हो। हर इंसान अपने से बेहतर करना चाहता है, अपने संतान को अपने से बेहतर जगह पे देखना चाहता है। तो अब होता क्या है कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चों को लगता है कि हम बाहर जाएं, और वो शहरों की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ रुख करते हैं। उनको लगता है कि हम वहाँ पे जाके हमें किसी तरह का रोज़गार का साधन मिले, हम पैसे कमा सकें, हम अपने घर पे भेज सकें, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकें। अब होता क्या है कि गाँव जो है, गाँव देहात जो है, वहाँ की जो आबादी है वो निकल के कहाँ जा रही है, आसपास के शहरों में। ठीक है, आसपास के शहरों में जा रही है। आसपास के शहरों में जो काम है, जो वर्क है, वो तो लिमिटेड है, वर्क फोर्स उसमें बहुत ज़्यादा लग जा रही है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम नहीं मिलता, या मिलता है तो वो बहुत ही सस्ती दरों पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है उस वजह से कि भाई आपके पास क्योंकि एक काम है, उसको करने के लिए आपके पास 5 लोग जमा है, 5 लोग जमा है। कोई कह रहा है आपसे मैं इस काम को करने के 100 रुपये लूँगा, एक आदमी कह रहा है मैं इस काम को चलिए 100 रुपये नहीं, आप मुझे बहुत मजबूरी है, मुझे खाने पीने के भी लाले हैं, तो मैं ये काम जो है आपका 50 रुपये में कर दूंगा। कोई आदमी कहता है कि मैं इस काम के 150 कर लूंगा, कोई कहता है कि मैं इस काम के 40 रुपये लूँगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उनका मेरिट नहीं देखें तो ये जो आदमी है जो कि नौकरी दे रहा है, वो जाहिर सी बात है सबसे पहला किसको रखेगा, 40 रुपये वाले को, राइट। क्योंकि उसको ये तो बाद में पता चलेगा ना कि वो आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है। लेकिन अभी फिलहाल वो क्या देख रहा है कि काम कितने सस्ते से सस्ते उसमें हो जाए। बाद में वो बात अलग है कि वो 40 रुपये वाला उतना अच्छा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है जितना वो 100 रुपये वाला कर रहा था या 150 रुपये लेने वाला कर रहा था। लेकिन फिलहाल क्या हुआ, फिलहाल आपको जो एक्सप्लॉयटेशन है उस वर्क फोर्स का, आपको वो समझ में आ रहा है कि जो हाईएस्ट बिडर होगा या लोवेस्ट बिडर होगा उसको नौकरी मिल जा रही है। ठीक है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं गैप है जिसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के हिसाब से 2019-20 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था अर्बन एरिया में वो 7% था, एज कम्पेयर टू 4% इन रूरल एरियाज, जो कि ओवरऑल UR जो था वो 4.8 था। ठीक है, 7% अगर अर्बन एरियाज में था और 4% अगर रूरल में था, तो अर्बन का जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो रूरल से कितना ज़्यादा था, 3%। ठीक है, अब ये इसमें और एक जो मुद्दा है, जैसे मैंने कहा कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट में एक और मुद्दा ये है कि क्योंकि आप जब घर में रहते हैं, सिंपल सी बात समझते हैं, लॉकडाउन के टाइम पे लोग जो है भाग भाग के अपने घर वापस आ रहे थे। ठीक है, जो बाहर शहरों में थे वो बाहर वापस आ रहे थे अपने घर। आपने देखा कि कितनी जत्थे के जत्था लोग जो थे, झुंड का झुंड जो था वो वापस आ रहा था, और कितने आपने देखा कि सड़कों पे किस तरह से लोग अपने वापस घर लौट रहे थे। और वो जद्दोजहद जो थी वो क्यों थी, क्योंकि वो बाहर शहरों में आके रह रहे थे। और अगर लॉकडाउन लग गया, अगर रोज़गार के साधन ख़त्म हो गए, अगर उनको जो रोज़ के रोज़ पैसे मिलते थे, मेहनताना मिलता था, वो बंद हो गया, तो उनके खाने पीने के
भी लाले पड़ जाएंगे, उनके रहने की मुसीबत हो जाएगी, उनके सर पे से छत हट जाएगी, खाना नहीं मिलेगा। तो क्या होता था कि लोग अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आप बहुत एक जो मोटा मुद्दा है हमारा आप वो समझ पाएंगे, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट का, कि रूरल में कम से कम आप अपने घर के घर में हैं, तो वहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं, समझिए है ना, अगर आप वहाँ पे 10,000 रुपये कमाते हैं तो वहाँ पे 10,000 रुपये आपके बेटर है आप बाहर जाके किसी और शहर में जाके अगर 25,000 रुपये कमाते हैं, क्योंकि दूसरे शहर में जाके आपको अपने रहन सहन पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको अगर 3 टाइम का खाना खाना है तो आपको उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ में आपका पैसा, आपके आने जाने में आपका पैसा खर्च होगा, आपकी हर चीज़ में आपकी छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, आपको किराना लाना पड़ेगा, आपको बिजली का बिल अलग से देना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ जो अगर आप अपने घर में रहते हुए कर रहे हैं, परिवार में रहते हुए कर रहे हैं, तो वो चीज़ का जो खर्चा है आपका बच जाएगा। ठीक है, तो एक ये वजह भी बहुत बड़ी है। बाहर अगर आप देखते हैं तो लोगों को ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा पेश आती हैं। जैसे कहा जाता है, ये पुरानी कहावत भी है, लोग बोलते भी हैं कि आप एक बार घर से बाहर निकल जाओ तो आदमी सिर्फ पैसा ही खाता है। ये कहावत है ना, कि अगर आप बाहर निकल गए तो हर चीज़ जो है आपको, जो घर में बैठ के आपको लगती है कि मुफ्त में आती है, या आपने भूख लगी, आपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे एक रोटी बना दो, मम्मी मुझे एक पिज़्ज़ा ला दो, तो आपको लगता है कि वो तो मम्मी ने बनाया और आपको दे दिया। तो लेकिन घर से बाहर जब आप पैर रखते हैं तो अगर आप 4 पैसे की मूंगफली भी खा रहे हैं तो 4 पैसे की आएगी, है ना, तो ये दिक्कत है। तो इस वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो बाहर ज़्यादा है, घर में लोग जो हैं वो कम, आप इसको आंक सकते हैं। बाहर लोग कोई भी छोटी मोटी नौकरी भी अगर मिल रही हो तो वो नहीं कर सकते जब तक वो नौकरी जो है उनकी एक जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करती, है ना। अगर उसको फुलफिल नहीं करती तो लोग बाहर नौकरी नहीं करते, क्योंकि अगर मुझे ज़रूरत है, आप मान लीजिए सर्वाइवल के लिए, मैंने एक मोटा मोटा अपना अंदाज़ा किया कि भाई मुझे महीने के मेरे 10,000 रुपये का खर्चा है। अब अगर मुझे 8,000 रुपये की नौकरी मिलेगी तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि 10,000 तो मेरा मिनिमम खर्चा है, राइट। तो मैं कम से कम 11 या 12,000 की नौकरी देखूंगी। तो इस वजह से हम जो है वो नौकरी नहीं लेते। लेकिन अगर यही नौकरी मुझे मेरे घर पे मिल रही होती 8,000 की तो मैं खुशी खुशी ले लेती, क्योंकि मेरा जो खर्चा है वो वहाँ पे 5,000 है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसके अलावा जब आप अर्बन उसकी बात करते हैं, जब आप बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, फॉर पर्सन ऑफ एज 15 to 29 years was even higher in urban areas with 18.2%, और अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मेल्स में एंड 24.9% अमंग फीमेल्स। ठीक है, मतलब अगर आप इस दर के हिसाब से चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो बिल्कुल आप कहते हैं ना पीक यूथ का जो टाइम है, आप 15 से लेकर 29 साल के बीच में अगर आप मानते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की दर है 18.2% है। ठीक है, जिसमें से मेल्स का 24.9% है। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। इन्फ्लेशन एक्चुअली बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे मैंने कहा हायर इन्फ्लेशन रेट इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। इन्फ्लेशन हर जगह हिट किया हुआ है, इससे आप कहीं पे भी नकार नहीं सकते। आपका जिसको हम बोलते हैं कि जो मुद्रा में जो उछाल है वो हर जगह पर है, लेकिन जो इम्पैक्ट उसका सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पे होता है, अर्बन जगहों पे होता है कंपेयर टू रूरल एरियाज। दिस इज़ अ गिवन फैक्ट। कोविड-19 का इम्पैक्ट है, जैसे मैंने कहा कि लोग अपने अपने घरों में या ग्रामीणों में अपने अपने घर वापस या देहात या जिस भी ज़िले में से वो आए थे वो वापस जा रहे थे। यहाँ पे रुकना वो किसी को भी गवारा नहीं था। पैंडेमिक 19 का अगर इम्पैक्ट देखते हैं आप तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा था कंपेयर टू दी स्टॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि जितने बड़ी बड़ी मिलें थी, बड़े बड़े व्यवसाय थे, छोटे बड़े व्यवसाय भी थे, दुकानें थी, सब कुछ रुक गई थी, है ना। सब कुछ लाइफ कहते हैं आप स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। ठीक है, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अब एग्रीकल्चर तो नहीं रुका था, गाँव में जो था खेती बाड़ी तो हो ही रही थी ना। खेती बाड़ी नहीं होगी, अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसका पेट कैसे भरा जाएगा। तो रूरल एरियाज़ में वो काम फिर भी चल रहे थे, लेकिन अर्बन एरियाज़ में तो पूरी तरह से स्टॉल हो गए थे। ठीक है, उसका इम्पैक्ट रहा। उसने कंजम्पशन विद नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब। इससे एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात हुई कि लोग जो काम छोड़ के चले गए, काम छोड़ के इसलिए चले गए क्योंकि भाई जो जिन्होंने रोजगार दिया था उनके पास भी बिठा के इतनी जो लोग थे, इतने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको देने के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े स्केल पे लोगों को ले ऑफ करना शुरू किया। मतलब मैं छोटे लेबर से लेके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की बात कर रही हूँ कि बहुत बड़ा जो मैन पावर था उसको ले ऑफ करना चालू किया कि भाई जो काम 10 लोगों से होता था अब उनको उन्होंने कहा कि नहीं ये जो टीम है हम इसको टेल ऑफ करेंगे और ये काम अब 5 या 6 लोगों से ही कराया जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा लोग थे
जो अपना काम कर रहे थे या जिनका रोजगार चल रहा था उनको ले ऑफ करना चालू किया। बड़े बड़े सेक्टर्स, अगर आप एविएशन जैसे सेक्टर्स की भी बात करते हैं तो बड़े बड़े सेक्टर्स में लोगों की जो तनख्वाहें हैं उनको काटने लग गए लोग, 30% 40% तक पे कट ऑफ होने लगा। उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियों से सस्पेंड कर दिया गया या टर्मिनेशन दे दिया गया उनको। ये बहुत दिक्कत थी। नई नौकरियां जो थी वो तो आप छोड़ ही दीजिए कि मिलने के आयाम जो थे, जो इसको हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, एक साइकिल चलती थी कि भाई साइकिल जो है नए जो कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे तो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, फिर कोई और चीज़ होगी, लोगों को अफसर मिलेंगे, फिर वो उसको नई ओपनिंग्स होंगी, नई ज्वाइनिंग्स होंगी, वो सब तो खैर बंद ही हो गया था। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नौकरियां थी जिसमें लोग ऑलरेडी कर रहे थे कई कई सालों से, उनको भी एकदम से झटका लगा, उनको भी एकदम से उनका भी जो रोजगार के जो साधन थे वो बंद हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन की, तो वो जीडीपी में वो रिड्यूस कितना हो गया, फ्रॉम 55% था पहले, अगर 19-20 में देखें, अगर आप कोविड से पहले, उसके बाद वो आप ये कह सकते हैं वो 53% पे आ गया, तो 2% रिड्यूस हो गया। आपको लग रहा है 2% तो मार्जिनल सा है, लेकिन आप अगर जीडीपी के हिसाब से देखते हैं तो बहुत बड़ा है। अगर 2% में जब आप बात करते हैं पूरे नेशनल जीडीपी की या पूरे इंडिया के स्तर पे, तो 2% की गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट मानी जाती है। ठीक है। राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन इन कंपेरिजन टू नियरली 31% पॉपुलेशन जो सेंसस 2011 की थी, क्योंकि नेक्स्ट सेंसस तो अभी तक हुआ ही नहीं हमारा कोविड की वजह से, जो होना था 2021 का, 2022 में इम्पेंडिंग है वो, लेकिन फिलहाल तो नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर आप 31% देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अबव 40% बाय 2030। मतलब इसमें कितनी है, 9% की हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो ये कौन लोग हैं? एक तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, उस पर तो कोई नियंत्रण है नहीं। हमारे यहाँ कोई सिंगल चाइल्ड पॉलिसी तो आ नहीं रही है। हालांकि गवर्नमेंट्स जो हैं वो अलग अलग लाती हैं कि भाई सरकारी नौकरी में आपको फला नहीं मिलेगा, ढिमका नहीं मिलेगा, अगर आपके 2 से बच्चे ज़्यादा होंगे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, वो सब कुछ है। लेकिन फिर भी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी हमारे यहाँ एज स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे चाइना में है, हमारे यहाँ ही नहीं है स्ट्रिक्ट क्या। तो वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी बात, अर्बन लोग जो है, लोगों में अंदर एक चार्म भी बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े शहरों में जाके रहने का, एक जिसको आप कहते हैं ना एक लाइफ स्किल जो अपग्रेडेशन का लोगों में शौक है वो बहुत ज़्यादा। उनको लगता है यार गांव देहात में आप पले बड़े सब कुछ हुए छोटे शहरों में, लेकिन आपको लगता है यार हम बड़े शहर में जाके रहेंगे, वहाँ आपके सुख सुविधाएँ जो हैं वो ज़्यादा है, इम्यूनिटीज़ ज़्यादा है, लग्जरी ज़्यादा है, अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, घूमने की अच्छी अच्छी जगह है, खाने की अच्छी अच्छी जगह है। तो लोग जो है वो उस जो फैसिनेशन है बड़े शहरों का या चकाचौंध है बड़े शहरों की, उस वजह से उनकी तरफ जाने को बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है, एक तो डिसबैलेंस हो रही है इकोनॉमी, कहीं ना कहीं डिजर्टेशन हो रहा है रूरल एरियाज़ का, लोग जो है वो अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं, और अर्बन एरियाज़ जो है वो ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं और ओवर बर्डनड होते जा रहे हैं। भाई जो चीज़ वहाँ पे है, जो एक एरिया है जो कि हाउस कर सकता है, एक बस मानते हैं अपन, ठीक है, एक बस है, उसकी कैपेसिटी अगर आप मानते हैं कि भाई एक बस में 50 लोग आ सकते हैं, ठीक है, तो 50 से 55 हो जाएंगे तो चलो अकोमोडेट हो जाएंगे, थोड़ा खिसक के एडजस्ट करके बैठ जाएंगे। 55 की जगह 60 हो जाएंगे तो भी चलो खड़े हो जाएंगे, कुछ पीछे की तरफ खड़े हो जाएंगे, बाकी आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन उस बस में अगर आप 50 की जगह 100 लोग डाल देंगे तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा, है ना। सफोकेशन कितना ज़्यादा होगा, कहाँ बैठेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लिटरली लोग जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर लोग जो है, आपने पंजाब वगैरह में देखा होगा लोग छत के ऊपर भी बैठ के ट्रैवल करते हैं। तो ये हालत जो है, ये इस तरह की हालत शहरों की भी हो रही है। जो उनकी कैपेसिटी है उनसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लोग अगर आके उसमें वहाँ रहेंगे तो भाई वो कैसे, वो शहर जो है वो डिज़ाइन ही नहीं है इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। ना उसके पास इतना पानी है, ना उसके पास इतनी बिजली है, ना उसके पास इतनी हाउसिंग है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुद्दे और बढ़ेंगे। आपके पास रहने की दिक्कतें आएंगी, पानी का शॉर्टेज होगा, आपके पास और जो इम्यूनिटीज़ हैं वो आपकी कम पड़ने पड़ेंगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, नौकरियां कम पड़ जाएंगी, नौकरियां आपको नहीं मिलेंगी उतनी जितनी होनी चाहिए आपको। फिर नौकरियां नहीं मिलेंगी तो आपके पास और दिक्कतें बढ़ेंगी, और दिक्कतें जैसे बढ़ेंगी कि लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं होंगे, खाने के पीने के पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, लोग जो है वो अलग अलग धंधों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेट तो सबको पालना है अपना, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, चोरी चकारी बढ़ेगी, लूटमार बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सबकी जो जड़ है वो ये है कि जो एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, जो पलायन होता जा रहा है, वो रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बैलेंस अपॉर्चुनिटीज़ जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में देना ज़रूरी है, ठीक है। रीसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनिशिएटिव्स, अब क्या हुआ है कि देखिए, हमको प्रॉब्लम्स हम समझ गए,
दिक्कतें जो हैं, जो क्षेत्र हैं, हम वो समझ गए कोविड-19 के बाद स्पेशली। अब इस पे इनिशिएटिव लिए हैं सरकार ने कि भाई थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया का या मेक इन इंडिया, एक तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की अभी बहुत ही फ्लैगशिप योजनाएं हैं, बहुत ही प्रोत्साहन दे रहे हैं वो लोगों को कि भाई आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कीजिए, अपने खुद का काम स्टार्ट कीजिए, अपना खुद का छोटे मोटे स्तर पर ही, छोटे मोटे तौर पर ही एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी के चलते अगर हम बात करते हैं तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स, इसके चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के वो चल रहे हैं। पहली बात जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, एक बहुत बड़ा नाम आता है, जिसमें नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात होती है, जिसमें आपने जिसको हम बोलते हैं ये NULM बोला जाता है, ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसी के तहत एक नेशनल RLM भी होता है, नेशनल अर्बन, ये अर्बन है, ये रूरल है लाइवलीहुड मिशन, है ना। तो ये गवर्नमेंट की दोनों बहुत बड़ी स्कीम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे या एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये जो है वो अर्बन क्षेत्रों के लिए है, ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, डोमेन हैं, जो अलग अलग फील्ड में काम है, जो भी स्किल डेवलपमेंट का काम है, जैसे कि किसी को सिलाई कढ़ाई का काम है वो, या फिर आप कहते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग देने का या प्रशिक्षण देने का काम है, वो किया जा रहा है। छोटे मोटे स्तर पर उनको आप जैसे बोलते हैं फैक्ट्रीज में या अलग अलग इंडस्ट्रीज में उनको किस तरह से आप काम करा सकते हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। आंगनवाड़ी को या छोटी छोटी जो संस्थाएं होती हैं, जो श्रमिक संस्थाएं होती हैं, उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आपके छोटे छोटे समुदाय होते हैं, जो आपके जो वर्कर्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनको इस कामों में लगाया जा रहा है। तो अलग अलग तरह के उसके थ्रू, अलग अलग डायमेंशंस और अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह के लोगों को जो है इसके अंदर सम्मिलित किया जाए और उनको उनके स्तर पे, उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको उस काम में लगाया जाए, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं MP स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की, ठीक है, ये PMSPA निधि बोला जाता है इसको। ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो भी दी गई है, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स है। स्ट्रीट वेंडर्स कौन, जैसे आपने देखा होगा कि सड़क पे जो लोग, जो सड़क के किनारे लोग जो अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, या जो अपना जो हाथ ठेले पे अपना सामान लेके जाते हैं, या जो दुकानों के, मतलब जिनके पास परमानेंट कोई सेटलमेंट नहीं होता, कोई प्रॉपर दुकान नहीं होती, जो अपने हाथ ठेलों पे अपने रेगुलर, जिसको आप कहते हैं ना कि एक चलता फिरता सा जो काम करते हैं, जो अपना जो उस पर ट्रक्स जो आते हैं, जो सेलर ट्रक्स होते हैं, उसमें काम करते हैं। या जिसको आपने अक्सर देखा होगा कि जब रेड पड़ती है, जब म्यूनसिपल की रेड पड़ती है, तो कई बार जो आपने छोटी दुकानों पे देखा होगा या मार्केट में देखा होगा कि लोग जो है अपना सामान भरते हैं और लेके भागते हैं, और कई बार उनके सामान जो है बहुत नुकसान हो जाता है उनके पास, क्योंकि सेटलमेंट नहीं है ना। तो वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो एरियाज़ हैं, जो पेवमेंट्स हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि एक तरह से इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। तो इंक्रोचमेंट होता है तो सरकार उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो उनके लिए अब ये किया जा रहा है कि भैया जो आपको एक निर्धारित जगह दे दी जाएगी, आप वहाँ पे अपनी दुकानें लगाइए, आप वहाँ पे अपना काम कीजिए, आप वहाँ से अपना व्यवसाय कीजिए, और आपको इधर उधर जिसको कहते हैं कि अपना सामान लेके, अपना डेरा लेके नहीं घूमना है। आपको उसके लिए, आपको अपने सेटलमेंट के लिए आपको एक थोड़ी परमानेंसी आ जाए ताकि आपके लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, उसके लिए माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी जो है सरकार वो भी देगी। अब माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, जिसको हम आप एक तरह से समझ सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी हो सकती है, माइक्रो फाइनेंस भी कहते हैं इसको। मतलब आप एक छोटा अमाउंट, बहुत बल्क अमाउंट नहीं, छोटा अमाउंट जो है वो लोन के तौर पे दिया जाता है उन लोगों को जिनका कोई परमानेंट जॉब नहीं होता, जिनके पास कोई परमानेंट दस्तावेज नहीं होते, या कोलैटरल के बिना के अलावा उनको ये पैसा जो है सरकार देती है, ताकि आप अपने बिजनेस में निवेश कर सको और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सको, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तैयार की गई है। उसके अलावा हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, PMMY की। अब ये कोलैटरल फ्री, अगेन इसमें कोई कोलैटरल या कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं देनी है, ठीक है। लोन दिया जाता है, कितना, 10 लाख रुपए तक का दिया जाएगा माइक्रो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को, या माइक्रो या स्मॉल बिजनेसेस को, जैसे आप कहते हैं ना कि जो बहुत ही छोटे स्तर पे जो बिजनेसेस होते हैं, माइक्रो लेवल पे जो होते हैं, जिसमें फिर आप एक आगे आप बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज की, राइट। तो उसी पे आप ये बात की जा रही है, उसी तर्ज पे कि जो माइक्रो बिजनेसेस होते हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो सरकार मुहैया कराएगी, और वो कोलैटरल फ्री लोन होगा, ठीक है। एंटरप्राइजेस को इंडिविजुअल टू सेटअप एक्सपैंड देयर बिजनेस एक्टिविटीज, और ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि लोग जो हैं, जो बेरोजगार लोग हैं एक्सक्यूज मी, जिनके काम काज चले गए हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट का जरिया खत्म हो गया है, वो कम से कम अपना जो दोबारा रोजगार के क्षेत्र में जा सकें, अपने उनके कुछ आइडियाज़ हों, कोई बिजनेस प्लान्स हों, तो उनको एग्जीक्यूट कर सके
पैसे के अभाव में वो ऐसा ना हो कि उनके कोई प्लान्स हैं या कोई आइडियाज़ हैं तो वो मुरझा जाएं या ख़त्म हो जाएं। तो सरकार अपनी तरफ से उनको बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। इसमें औरतों के लिए भी एक अलग से वो रखा गया है कि अगर विमेन एंटरप्राइजेज हैं, विमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं, तो उनको भी एक अलग से उनको सुख सुविधाएं दी गई हैं, इस मामले में सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रही है कि लोग अपने आप में आत्मनिर्भर बने। एज गवर्नमेंट, एज मोदी जी's government by again and again says, they are looking forward to make India आत्मनिर्भर। तो ये आत्मनिर्भरता के लिए पहला कदम माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको PMEGP भी बोलते हैं, एज क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज इन अर्बन एंड रूरल इंडिया। मतलब वही चीज़ है कि आप इसके तहत प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी ताकि आप अर्बन और रूरल इंडिया दोनों ही जगह पे अपना जो व्यवसाय है वो स्थापित कर सकें और आप उसमें अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, आपको जो रनिंग कैपिटल है वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा अ नंबर ऑफ अदर इनिशिएटिव आर आल्सो टेकन with large employment generation potential and to overcome hardship of COVID-19। इसके अलावा ये जो मैंने बात की ये तो है ही, पर अलग अलग स्तर पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी अलग अलग तरह की स्कीम्स लाई हैं ताकि जो उसकी स्टेट के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मौके मिले, उनको थोड़ी सी आसानी हो सके। ये जो कोविड-19 की जो मार पड़ी है इकोनॉमी पे, इससे उभरने के लिए उनको मौका मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी को अगर उभारना है आपको तो वो सिर्फ सेंटर की सरकार नहीं कर सकती है, सिर्फ सरकारें नहीं कर सकती, उसमें लोगों का या नागरिकों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग या नागरिक अपने आप में सक्षम होंगे, अपने आप में वो साउंड होंगे फाइनेंशियली, तो आपकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड टू द अदर थिंग, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लोग जो हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हैं, हमारी जो मैन फोर्स है उसके पास तो खाने के पैसे नहीं है, वो बिल्कुल उसके पास बिल्कुल वो जिसको कहते हैं भुखमरी की हालत में है और उसके पास रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी बहुत फ्लरिश हो रही है। दिस कैन नॉट बी द केस, राइट। अगर ये पैसा आ रहा है, ये फ्लो कहाँ होगा? इकोनॉमी में होगा। इकोनॉमी का जो चक्का है वो घूमेगा, आपका डोमेस्टिक मार्केट जो है वो फ्लरिश करेगा, डोमेस्टिक मार्केट आपका फ्लरिश करेगा, आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जाहिर सी बात है कि लोगों की जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। और बाइंग कैपेसिटी कब बढ़ेगी? जब उनके पास पैसे होंगे चीज़ें खरीदने के, खर्च करने के, राइट। सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, हर चीज़ जो है वो इंटरलिंक्ड है। आपकी हर चीज़, अगर आप बात कर रहे हैं कि लोगों की, सिर्फ आपको ये समझना होगा कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो उससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, क्योंकि फिर आपका जो इम्पोर्ट से आप जो चीज़ें मंगाते हैं वो भी आपका बढ़ेगा, या आपके जो फॉरेक्स है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आप फिर एक्सपोर्ट करने में भी ज़्यादा सक्षम होंगे। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा तो आप उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इसमें कहीं पे भी कोई मेरे ख्याल से आपको कोई संशय, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में दैट एवरीथिंग in the economy is related to everything else, nothing exists independently, all right। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस बूस्ट। जैसे स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है, आवास योजना की बात हो रही है। स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत बहुत सारी जो सिटीज़ हैं इंडिया में वो पिक की गई हैं और उनको स्मार्ट सिटी के तौर पे जो गवर्नमेंट है वो बनाने की या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा आवास योजना, आपको जैसे मालूम है कि दिया गया है कि भाई लोगों को इतने घर जो हैं आपको बना के देने हैं, है ना। ये ग्रामीण आवास योजना भी चल रही थी, एक रूरल आवास योजना भी चल रही थी, अर्बन आवास योजना भी चल रही है गवर्नमेंट की, उसके तहत करना है। एंटरप्रेन्योरशिप तो मैंने आपसे कहा है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये चल रही है जिस पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। स्किल डेवलपमेंट, मैंने आपसे कहा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें सबसे बड़ी बात कौशल विकास योजना मतलब स्किल डेवलपमेंट। हर क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस तरह की उनकी एजुकेशन है, जिस तरह की उनकी लिटरेसी है, उस लेवल पर उनको एजुकेशन जो उस लेवल पर उनको जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, वो मुहैया कराया जाएगा। इसमें NULM, NRLM की भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है सरकार के भी चल रहे हैं NULM, NRLM के पूरे देश भर में। अदर्स आप बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की, मतलब भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके बारे में हमने काफ़ी सारी हमारी जो सीरीज़ है उसमें पढ़ा है। स्पेशल मेजर्स ड्यू टू कोविड-19, और कोविड-19 से उभरने के लिए खासकर ये जो योजनाएं हैं ये बहुत कारगर साबित हो रही हैं, क्योंकि अगर आपको
जो हालात हो गए हैं अभी उससे आपको उभरना है तो आपको एक स्टेप आगे जाके लेना पड़ेगा. यू हैव टू टेक मेजरमेंट्स विच वर नेवर टेकन बिफोर. यू हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, और वो एक्स्ट्रा माइल जाने की सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है जो हालात हम देख रहे हैं आसपास की कंट्रीज़ के, कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जो है बिल्कुल चरमरा गई हैं. मतलब अगर चलिए हम बिल्कुल पड़ोसी राज्य अपने देख लेते हैं, आपको मालूम है श्रीलंका में क्या हाल हो रखा है ना. बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर हो गई थी, क्योंकि उनके पास बेसिकली मेडिसिन के या बेसिक चीज़ों के भी जो पैसे थे वो नहीं बचे थे. राइट, इतनी बुरी हालत हो गई थी. एंड लोग जो है वहाँ पे जनमानस जो है वो बिल्कुल उमड़ गई थी, भीड़ वहाँ पे सड़कों पे आ गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सरकार बेसिक उनकी नीड्स पूरी नहीं कर पाएगी तो आम आदमी जो है वो रिबेलियन स्टेट में आ जाता है. स्टेट ऑफ रिबेल जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. पाकिस्तान में भी आप हालत देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने किसी भी लग्जरी गुड के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है फिलहाल, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा चरमराई हुई स्थिति में है. तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इन द कंट्री दैट वी आर नॉट एबल टू that we don't get into this situation and we are able to face and come above all these limitations. और इसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स और अलग अलग चीज़ों के तहत शुरुआत कर रहे हैं. चैलेंजेस एंड कंसर्न विद रिगार्ड टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट. अब क्या चैलेंजेस और कंसर्न है हमारे? सबसे पहली बात जो हमने बात की कि ये अभी 5वां स्टेट बना है राजस्थान, ठीक है, जो कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे जिसने फोकस किया है, और जो ये अब लाया है, मतलब आप सोच लीजिए कितने साल की आज़ादी के बाद 1947 से लेकर क्या चल रहा है 2022, इतने सालों में 5वां स्टेट बना है. सिर्फ 5 स्टेट उभर के आए हैं जिन्होंने सोचा भी है कि अच्छा ये कोई मुद्दा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का. ठीक है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि कोई भी नेशनल लेवल पे, मतलब केंद्रीय लेवल पे, सरकार सेंट्रल लेवल पे कोई भी ऐसा लीगल वर्क गारंटी स्कीम नहीं है जैसे कि मनरेगा है. ठीक है, मनरेगा जैसे रूरल पे काम करती है उस तरह की कोई भी अभी स्कीम अर्बन पे नहीं आई है. जो आई भी है वो अलग अलग स्टेट्स में आई है. मतलब एक सिंगुलर स्टेट यूनिटरी कोई अगर आप स्कीम बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे तो वो अभी नहीं लाई गई है. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मनरेगा जो है उसमें तो आपको मालूम है कि भाई उन्होंने 100 दिन के कम से कम गारंटी दी है फाइनेंशियल ईयर में, कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा. अब इसमें जो है अर्बन एम्प्लॉयमेंट में ये दिक्कत है कि वो स्टेट वाइज हो गया है. स्टेट वाइज में और भी सारी चीज़ें आती हैं. डेमोग्राफिक डिवाइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ. जैसे जो आसपास के स्टेट है, जैसे बिहार झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, या आप बात करते हैं तेलंगाना या आंध्र प्रदेश हो गया, तो इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं वो ऐसे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड वे में लोगों का आना जाना है जिसमें आप समझ नहीं सकते, क्योंकि एक टाइम था जब ये स्टेट्स जो थे वो एक हुआ करते थे. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इंटरनल सरकारों को फेस हुआ. उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि उस तरह का मनरेगा जैसी कोई स्कीम जो है वो अभी तक नेशनल लेवल पे नहीं आई है, तो इस वजह से कोई 100% गारंटी स्कीम नहीं है. मतलब आपने एक स्टेट में तो बोल दिया कि भैया 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, लेकिन 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट का कोई लीगल फ्रेमवर्क उसके लिए तय नहीं किया गया है ना, कि अगर नहीं दिया गया तो क्या, इसका भी कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं है. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जैसे अगर आप मनरेगा की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि 2021-22 में, मतलब ऑलरेडी कोविड था उस टाइम पे, तब भी मनरेगा ने कितने क्रिएट किए, 333.87 करोड़ जो है वो जो जॉब्स की जो आप कह सकते हैं एक तरह के एम्प्लॉयमेंट के जो आयाम थे वो उसने क्रिएट किए, और 331.87 करोड़ पर्सनस डे बेनिफिटिंग नियरली 7 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स. मतलब इतने लोगों को, कम से कम आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स है, एक डेटा है कि इतने लोगों का फ़ायदा हुआ, या इतने ग्रामीण परिवारों को खाने का कम से कम जो साधन है, जो आपकी बेसिक रूरल या बेसिक आप कह सकते हैं कि जो उनका श्रम है वो उनको मिला है. ठीक है, ये मनरेगा में है. इस तरह का कोई स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क अभी तक अर्बन एम्प्लॉयमेंट के मामले में नहीं आया है निकल के सामने. अब इसमें आप बात कर सकते हैं माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज आउटस्पेसिंग द जॉब क्रिएशन इन अर्बन एरियाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पुश फैक्टर्स एज वेल एज अलोंग द पुल फैक्टर्स. अब ये जो टर्मिनोलॉजी आप सुन रहे होंगे, पुश फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स, ये जो अभी हमने डिस्कशन किया ना, माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं पलायन की जो स्थिति है, जो मुश्किलें हैं वो अपनी जगह पे हैं, कि लोग जो है छोटे शहरों, कस्बों, देहातों से निकल के अर्बनाइजेशन या बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं या वहाँ जाके रहना चाहते हैं. ठीक है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स है. अभी जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो वर्क फोर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अगर जो बहुत वेल सूटेड जॉब्स करते हैं वो लोग हों, द पॉइंट इज कि वो जो डिसबैलेंस हो रहा है, डेमोग्राफिक डिसबैलेंस इस वजह से आ रहा है कि
रूरल एरियाज़ जो हैं वो डिजर्टेड होते जा रहे हैं और अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बन एरियाज़ जो हैं वो ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। उनकी रिसोर्सेज जो है वो स्कार्सिटी के स्तर पे पहुंच गई हैं, क्योंकि उनके पास इतनी एक लिमिटेड सोर्स ऑफ जो आपकी रिसोर्सेज थी वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कितनी भी रिसोर्सेज हो, अगर उसको 2 गुना 3 गुना 4 लोग गुना अगर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं जितने के लिए वो बनाई गई है, तो वो पूरी नहीं पड़ेगी, स्कार्सिटी होगी ही। और स्कार्सिटी होगी तो उससे क्या होगा ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इसमें मैं एक और बात कर लेती हूँ, माइग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा वही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की, आउट स्पेसिंग हो रही है जॉब क्रिएशन की, कि भाई जितनी नौकरियाँ हैं उतनी ही तो होंगी ना। मतलब एक नौकरी के लिए अगर 10-10 लोग खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भाई करने वाला है, जो एम्प्लॉयर है, वो एक्सप्लॉइट करेगा ही। आपको मालूम है कि भाई सस्ते उसमें जो दर पे काम करेगा आप उसको ले लेंगे। हाईएस्ट बिडिंग या लोवेस्ट बिडिंग वाली बात होगी हर जगह पे। उसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन है वो होगा, ये बनी बात है, ठीक है। अब इसमें ये बात हो रही है कि पुश फैक्टर्स जो है, इससे और भी चीज़ें आएंगी, राइज होंगी। इससे ये भी होगा कि भाई अगर मैं हूँ, मुझे मालूम है कि भाई मेरी कैपेसिटी जो है वो ये है कि मैं एक कंपनी में मैनेजर बन सकती हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास मैं रह रही हूँ, 2-3 महीने हो गए, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरे खाने के कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा, मेरे रहने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो 2-3 महीने बाद क्या होगा कि एक तो आदमी को लगता है कि कहीं ना कहीं उसका ना ईगो भी वो होता है कि भाई मैं बड़ा घर छोड़ के आए थे, आप अपना ये गांव से आप निकले थे कह के कि हम तो अपना बड़ा अच्छा कुछ करेंगे और शहर गए थे। तो अगर वो बाहर वापस जाने में कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी वो, जिसको आप कहते हैं ना कि आपके आत्म सम्मान को भी एक तरह से ठेस पहुंचती है, तो होता क्या है कि लोगों को लगता है यार कि चलो जैसा भी है यहीं गुजारा करते हैं। तो उसमें होगा क्या कि जैसे मुझे लगता है कि मैं मैनेजर बन सकती हूँ, है ना, मेरी जो कैपेसिटी है पढ़ाई लिखाई, मैं मैनेजर बन सकती हूँ, लेकिन अब भाई मुझे मैनेजर की नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि उस मैनेजर की नौकरी के लिए और 50 लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कम सैलरी में भी तैयार हैं, तो वो एम्प्लॉयर के लिए अच्छा है। लेकिन तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे मुझे लगेगा चलो यार जैसी भी नौकरी मिल जाए, रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल जाए या कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाए या कहीं पे भी नौकरी मिल जाए, फिलहाल अपना गुजारा भत्ता तो चल जाएगा, तो इतने के लिए आप ज्वाइन कर लेंगे। अब आपके दिमाग में तो क्या है कि आप मैनेजर की पोजीशन के लिए हैं, कर आप क्या रहे हैं दूसरी नौकरी, तो कहीं ना कहीं वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको। अब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप मन लगा के बेमन से काम करेंगे, है ना। मतलब आपको लग रहा है कि हाँ यार हो रहा है, बस तनख्वाह आ जाए, बढ़िया है, अपन को घर चलाना है, मतलब आपका कोई फोकस तो उस नौकरी पर है नहीं। तो क्या होगा, इससे धीरे धीरे आपका जो प्रोडक्शन लेवल है, जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, जितना आप दे सकते हैं, जितना आप इकोनॉमी बिल्डिंग में बूस्ट कर सकते हैं, आप उतना नहीं करेंगे। आप अपना 100% नहीं देंगे। आप अपना 100% नहीं देंगे तो ना सिर्फ आपका नुकसान होगा, उस कंपनी का नुकसान होगा, बल्कि अगर आप लार्जर क्षेत्र में देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हर आदमी अगर इसी ढर्रे पे चलने लगा तो ऑब्वियसली एक दिन उस कंपनी का पट्टाधार हो जाएगा और उस कंपनी का होगा। और ऐसे अगर सब कंपनियों में होने लगा भाई साहब, तो फिर आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमी का क्या होगा, राइट। तो जॉब सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई आदमी जिसकी जो एजुकेशन का दर है, अगर उससे वो नीचे नौकरी करता है तो नौकरी तो उसको मिल गई है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो उस लेवल की नौकरी नहीं कर रहा जो उसको, जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए उसने परीक्षण लिया है या पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसको आप कह सकते हैं एक तरह से डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा आपको। इसके अलावा जब पुश एंड पुल फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो ये कंसेप्ट होता है इकोनॉमी का, पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। इसमें पुश फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पुश एंड पुल, ठीक है। अब इसमें अपन डिस्कशन करते हैं तो आप मान सकते हैं कि क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट एक पुश फैक्टर हो गया। बैड क्लाइमेट, यहाँ पे आपने लिख दिया कि भैया स्टेबल क्लाइमेट रहता है, तो दिस इज़ द पुल फैक्टर, इस वजह से लोग आ रहे हैं। या फिर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, है ना, लैक ऑफ रिसोर्सेज एक पुश फैक्टर हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हो गई वो आपका पुल फैक्टर हो गई। इसमें आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जगह नहीं बची है लिखने की, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, पर यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि पॉवर्टी जो है एक पुश फैक्टर हो गया, और यहाँ पे जो है वो एम्पल जो आपकी इम्यूनिटीज़ हैं वो एक पुल फैक्टर हो गया, ठीक है। तो पुश एंड पुल फैक्टर जो होता है ये माइग्रेशन की कंसेप्ट में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। या अगर आप जनरली माइग्रेशन का कंसेप्ट अगर आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो उसमें पुश एंड पुल फैक्टर्स पूछे जाता है माइग्रेशंस के। Now, poor quality of job, low wages and lack of social security due to dominance of informal employment and low value added activities making them more vulnerable due to low savings. जैसे मैंने कहा poor quality of job,
ये वही वाली चीज़ हुई ना जो मैंने आपसे कहा कि भाई अगर मैं मैनेजर के रोल के लिए सूटेबल हूँ और मैं मैनेजर का रोल नहीं मिलता मुझे और मैं किसी कॉल सेंटर में नौकरी करने लगती हूँ या मैं किसी अपनी जो मेरा एक जो लेवल है मैं उससे नीचे अगर काम करने लगती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे वो एक जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली माई प्रोडक्शन विल गेट हैम्पर्ड, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लो क्वालिटी आउटपुट होगा। तो ओवरऑल जो कंपनी है उसका जो भी उसका जो ओवरऑल उसका आप कह सकते हैं कि एक तरह से रेवेन्यू है वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। और रेवेन्यू अफेक्ट होगा कंपनी का तो वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को हिट करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप कहते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब है, जॉब्स जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड जॉब्स नहीं मिल पाते कई बार लोगों को, लो वेजेस हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई कई बार होता है कि एक नौकरी है उसके लिए 4 लोग बिड कर रहे हैं, जो कि लोवेस्ट बिडर होगा वो एम्प्लॉयर के लिए बेटर होगा तो वो लो वेजेस पे रखा, मतलब आप अंडर पेड हैं, आपको जिसको आप बोलते हैं ना दैट यू आर अंडर पेड फॉर द जॉब, आपको जो मार्केट करेक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, तो ये वाली एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये भी हम समझ चुके हैं। लो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ जिसकी मतलब आप बेसिकली जिसका आपको उतना मेहनताना या उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा जितना कि आपको मिलना चाहिए, ठीक है। मेकिंग देम वल्नरेबल ड्यू टू लो सेविंग्स, और आपकी जो बाहर आप रह रहे हैं, घर के बाहर आप निकले हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एक बार आप घर के बाहर निकल गए तो आप लिटरली पैसा ही खाते हैं, ठीक है। मतलब आपको हर चीज़ के लिए पैसा देना होगा, आपको अगर पानी पीना है तो उसके भी शायद चार्जेस होंगे, आपको कहीं जाना है, आपको कुछ खाना है, अगर आपने एक छोटी सी चीज़ भी ऑर्डर की, अगर एक कप चाय भी आप पी रहे हैं तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे जो आप घर में मुफ्त में पीते थे और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता था कि इसमें पैसे लगते हैं, राइट। तो वो भी आपको दे के पीने पड़ेंगे और अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे, तो आपकी जो सेविंग है वो आपकी नीचे जाएगी, ठीक है। ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स पुटिंग अ लिमिट ऑन द स्कोप फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ अर्बन इकोलॉजिकल कॉमन्स, ठीक है। इसके अलावा लिमिटेड रोल ऑफ यूएलबीज ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कैपेसिटी, इवन कैरिंग आउट बेसिक फंक्शन इज अ चैलेंज फॉर मेनी विदाउट स्टेट सपोर्ट ड्यू टू लो रेवेन्यूज। जैसे मैंने कहा ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, घूम फिर के बातें वही सब हैं कि अगर आपको स्टेट की तरफ से बैकिंग नहीं है या कोई इनिशिएटिव काम नहीं कर रहा है या ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है जिसमें सरकार की बैकिंग हो या सेंट्रल सरकार की बैकिंग हो, तब तक ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए अब क्योंकि कोविड-19 की इतनी बुरी मार पड़ी है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी जो कि लोगों को या इकोनॉमीज़ को अपने उस पर खड़ा करने के लिए आपको एड की ज़रूरत है। और इसी वजह से सरकार ने कोलैटरल फ्री जो है वो लोन्स की बात की है और माइक्रो फाइनेंसिंग की बात की है। Low employment generation from infrastructure services boost initiative due to increasing automation and lack of skills to benefit of it. ये भी आप जानते हैं लैक ऑफ स्किल्स की हम बात कर रहे हैं। लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एफर्ट्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। अब ये सीधी सी बात है, जैसे मैंने बार बार आपसे कह रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्यों रिपीट कर रही हैं, क्योंकि सब बातों की जो बेसिक जड़ है ना, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं, लेने के बाद जो है वो वहीं आएगी कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन जो है वो सरकारों को मिल के निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को मिल के निकालना पड़ेगा। 5वीं गवर्नमेंट बन गई है राजस्थान की जिसने ये किया है, वेल एंड गुड, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। बट बाकी सारी सरकारें या बाकी सारे 20+ जो राज्य हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, राइट, या बाकी हमारे जो यूटीज़ हैं वो अभी क्या कर रही हैं, या हमारी जो सेंट्रल की सरकार है अगर वो ये प्रोग्राम मनरेगा का प्रोग्राम रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए चला सकती है तो ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों नहीं चला रही है। इन सब चीज़ों का जो सवाल है वो बहुत बड़ा है और इनका जो जवाब है वो लेना चाहिए और वो ज़रूरी हो गया है अब, स्पेशली कोविड-19 के बाद। और इसमें बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, बाकी जो एरियाज़ हैं, उनको भी साथ में सहयोग करने की, कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, समन्वय बिठाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री इस काम को अगर ला भी दे तो भी उसको जिसको आप बोलते हैं ना एग्जीक्यूशन पॉइंट पे जाकर वो काम नहीं कर पाएगी अगर बाकी सारी मिनिस्ट्री का समन्वय आपस में नहीं होगा। जैसे कि उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन पॉवर्टी को, होम मिनिस्ट्री को, सबको एक साथ ऑन द सेम पेज आना पड़ेगा और ऑन द सेम पेज काम करना पड़ेगा इफ दे वांट टू गेट ओवर दिस हैजर्ड। बाकी चैलेंजेस क्या है,
proper beneficiary identification and providing work close to people, low productivity of labor, ensure child care facility at work to encourage female labor force participation rate, which is 18.5% in the urban areas compared to 24.57 in rural areas in India. एक्सेट्रा। ठीक है, अब बाकी चैलेंजेस हमको क्या हो रहे हैं कि एक तो बेनिफिशरी, जो प्रॉपर बेनिफिशरी है कि भाई कोई आदमी काम करता है तो उसका बेनिफिशरी कौन है। आपने बेनिफिशरी टर्म सुना होगा नॉर्मली इंश्योरेंस में, है ना, कि इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मेरी आपने ली है तो अगर भाई मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बेनिफिशरी कौन होगा, मेरा बेटा होगा या मेरा पति होंगे या मेरे माँ बाप होंगे, जो भी होंगे, है ना, तो वो आपने टर्म बेनिफिशरी सुना होगा। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन का एक प्रॉब्लम है, वो आपको करना होगा। इसके अलावा प्रोवाइडिंग वर्क क्लोज टू पीपल, जो वो करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा, आप जो कहते हैं एक ट्रैवलिंग टाइम आप नहीं रख सकते, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू ट्रैवल लाइक मे बी 40 किलोमीटर्स इन अ डे, 40 किलोमीटर जाएँ 40 किलोमीटर आएँ, ये नहीं कर सकते। आपको एम्प्लॉयमेंट जो है एक पेरिफेरी में, आपको उनको जो आयाम है वो आपको एक पेरिफेरी में खोलने होंगे। जोग्राफिकल लोकेशन इतनी आपको इंपॉर्टेंट रखनी होगी। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगेन ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। एक पॉइंट अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, आपको लेबर की, किसी भी व्यक्ति का जो काम है उसकी प्रोडक्टिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने किसी को नौकरी दे दी, लेकिन वो नौकरी वो कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, ये देखना बहुत बड़ा काम है। ठीक है, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉज भी इस पे ऊपर आ रहे हैं। इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसके ऊपर काम कर रही हैं, जिनका ये कहना है कि क्योंकि मदर्स मतलब पूरी दुनिया में हालांकि कहते हैं आजकल तो इक्वल हो गया है, मतलब पेरेंट्स को अगर आप बात करते हैं तो फादर्स को भी आजकल मैटर्निटी जो पेटर्नल लीव है वो मिलने लगी है ना। फादर्स आर ऑल्सो इंटाइटल फॉर द पेटर्नल लीव, अगर चाइल्ड बर्थ के लिए या चाइल्ड केयर के लिए। लेकिन पूरी दुनिया में आज भी ये कहा जाता है कि माँ जो है वो बच्चे को देखती है ना, ये बेसिक है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो मैटर्नल केयर के लिए आपको चाइल्ड फैसिलिटीज़ जो है ये बात की जा रही है कि बड़ी बड़ी आज की डेट में आप ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, अगर आप बड़ी बड़ी एमएनसीज देखेंगे तो उन्होंने एक और वो लाए हैं दैट दे आर मेकिंग क्रेच। वो ना क्रेच बना रहे हैं अपने जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, वो क्रेच बना रहे हैं जहाँ पे डे केयर टाइप का, जहाँ पे वो अपने बच्चों को ला सकती हैं, रख सकती हैं। काफ़ी सारे ये जो पायलट प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारी जो नए स्टार्टअप्स हैं उसमें भी आए हैं कि एक क्रेच बनाया जा रहा है जहाँ पे उनके बच्चों को लाया जा सकता है, रखा जा सकता है, एंड देयर आर पीपल टू लुक आफ्टर द किड्स व्हाइल द मदर्स आर एट वर्क। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप, बिकॉज ऑब्वियसली एक मदर है अगर वो काम कर रही है तो शी हैज़ टू हैव दिस वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं वो एक, अगर वो अपनी मेंटली, अगर उसका मेंटल स्पेस फ्री है, दैट उसका जो बच्चा है इट हैज़ द चाइल्ड हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ, तो वो अपना जो पूरा फुल टाइम जो उसका फोकस है या पूरा 100% जो अपना अटेंशन है वो अपने काम पे देगी। एंड ऑफ कोर्स उससे उसकी जो वर्क फ्लोर, जो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड दिस हैज़ बिन नोटिस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अभी बात वही हो रही है कि चाइल्ड केयर फैसिलिटीज एट वर्क बढ़ाई जाने की बात हो रही है टू एनकरेज फीमेल लेबर वर्क फोर्स। और फीमेल लेबर से मेरा मतलब है हर स्तर पर, मतलब छोटे से लेके बड़े से बड़े, अगर वो छोटे स्तर पे काम करती है तो वहाँ से लेके अगर वो किसी कंपनी की सीईओ भी है तो वहाँ तक उसको बढ़ाया जाएगा पार्टिसिपेशन रेट। क्योंकि अर्बन एरियाज में आपको जान के हैरानी होगी कि मात्र 18.5% फीमेल का रेशियो है कंपेयर टू 24.7 इन रूरल इंडिया। मतलब गांव देहात में आज भी जब आप बात करते हैं खेतों में तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर काम करती हैं हमारे यहाँ, बल्कि रूरल सेटअप में लोग जो हैं, औरतें जो हैं, पूरा परिवार जो है वो एक काम में लगा रहता है। लेकिन अर्बन में ये जो संख्या है ये कम हो गई है बिकॉज विमेन आर बीन इंटरेस्टेड विद द जॉब टू लुक आफ्टर देयर किड्स। मतलब अगर आप इंदिरा नूई का, अगर आपने इस नाम सुना हो, वो पेप्सिको की चेयरमैन रही, उनका एक चेयरपर्सन रही, उनका एक कहना था दैट यू नो women can't have it all, women can't have it all। बहुत अच्छा इंटरव्यू है उनका, एक बार आप सुनिएगा and you will really like it, that when she says that you know your biological clock and your work clock almost works at the same time, so women can't have it all। वो टाइम जब आप करियर में ग्रो कर रहे होते हैं वही टाइम होती है जब आपके फैमिली ग्रो कर रही होती है, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज हैविंग टू बैलेंस, और वो सबसे मुश्किल काम होता है, वो सीईओ की पोजीशन से संभालने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सो इट इज़ अबाउट मेकिंग दैट एफर्ट, मेकिंग द वर्ल्ड ईजी फॉर दैट, कि हम उसको आसान बना सकें ताकि औरतें जो हैं वो अपना योगदान या अपना सहयोग जो है इकोनॉमी बिल्डिंग में पूरी तरह, या वित्त मामलों में, या आप कह सकते हैं कि किसी तरह के प्रोडक्टिव लेबर में पूरी तरह दे सकें। सो यू हैव टू कीप हर
you have to give her a mind space कि भाई the family or the child is being taken care of. So ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसके ऊपर सरकार अभी काम कर रही है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं. अब हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली, हमने बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी दिक्कतें, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया. अब हम आगे की बात करते हैं कि इसके आगे का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, दिक्कतें क्या है वो हमने डिस्कस कर ली, राइट. अब हम बात करते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन ये है कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर देयर इज एन इम्पेरेटिव नीड फॉर पुटिंग इन प्लेस एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. ऑफ कोर्स एज वी स्पोक अबाउट इट कि एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हमको लाना पड़ेगा जैसे कि मनरेगा का है फॉर द अर्बन वर्क फोर्स, जस्ट लाइक मनरेगा, जो कि मनरेगा जैसा हो लेकिन मनरेगा से ऑफ कोर्स सेम नहीं हो सकता बिकॉज रूरल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो अर्बन लाइफ के चैलेंजेस से बहुत डिफरेंट है. बट वी नीड टू हैव अ लीगल बाइंडिंग एंड अ लीगल प्रोग्राम जो कि उस लाइन पे हो, उस तर्ज पे हो. उसके अलावा अगर आप बात करते हैं स्टार्ट विद पासिंग ऑफ द नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट टू रिकॉग्नाइज द सिविरिटी ऑफ द इंडियाज अर्बन एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस विद फॉलोइंग स्टेप्स टू एड्रेस इट. अगर ये बहुत सीधी सी बात है, ये स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर्स ने ये बोला है, ये ठीक है, ये हमारी लाइन नहीं है. ये जो स्टेटमेंट है दिस इज एज यू कैन सी inverted commas. So this is a statement that has been made by the Standing Committee on Labour. उन्होंने ये बात बोली है there is an imperative need for putting in place an employment guarantee program for the urban workforce in line with Manrega. It starts with passing of a National Urban Employment Guarantee Act to recognize the severity of the India's urban employment crisis with following steps to address it. मतलब सीधी सी बात है कि भैया हमको ये समझना होगा हाई टाइम कि हम ये समझें कि एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हमारे यहाँ किस हद तक हैं और अब कम से कम हम सरकार के इतने सालों बाद, इतनी सालों की स्वतंत्रता के बाद अब कम से कम हमें चेतना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर हमने नहीं किया कोविड-19 के बाद भी तो चीज़ें जो हैं वो बहुत गड़बड़ा जाएंगी. अब इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर इंटेंसिव अप्रोच और हाई कैपिटल लेबर रेशियो टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग थ्रू लेबर इंटेंसिव अप्रोच. इसमें आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है काहे में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन अ लेबर इंटेंसिव अप्रोच आपको रखने की ज़रूरत है और हाई कैपिटल लेबर रेशियो टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके आप किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में. इसमें आप फोकस कर सकते हैं. दिस कुड बी वन ऑफ द स्टेप्स जो आप ले सकते हैं. जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग, जो कम लागत के मकान हैं आप वो बनाइए काहे से, लेबर इंटेंसिव वर्कफोर्स या लेबर इंटेंसिव अप्रोच के साथ. ये एक पहलू हो सकता है. Horizontal integration of efforts from various ministers to maximize benefit. ठीक है. अब जैसे मैंने कहा कि इसमें आपको क्या करना है, हारमोनियस, आपको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं दे हैव टू कम ऑन द सेम टेबल एंड दे हैव टू वर्क टुगेदर. एक उद्देश्य के साथ सारी मिनिस्ट्रीज को काम करना होगा, ठीक है, और उनको एक साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करना होगा. एक दूसरे के ऊपर अगर आप डालेंगे कि नहीं ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो लेबर मिनिस्ट्री का काम है वो देखे, या वो कहेंगे नहीं ये तो हाउसिंग का काम है वो देखे, या वो कहेंगे नहीं हमारा काम ही नहीं है, ये तो पॉवर्टी वाले देखें कैसे डील कर रहे हैं, या वो होम मिनिस्ट्री देखे, तो ऐसा नहीं चलेगा. सब मिनिस्ट्रीज को एक साथ मिलकर समन्वय के साथ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है. अब इसमें आपको करना है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कैन हेल्प इन इट एज दे कैन सर्व द कॉमन लिंक फॉर देम इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. अब जैसे कि हमने एक बात कर ली कि भाई सेंटर से एक चलाना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन स्टेट्स की जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़, अब मैं स्टेट की भी बात नहीं कर रही, राज्यों की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे भी जो भी बॉडीज़ हैं जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपना 100% देना होगा, उसको आपको लूपन करना होगा. कहीं ना कहीं ये जो बड़े आपके जो प्रोग्राम्स चलेंगे उसमें आपको लूपन करना होगा उनको, ताकि ये और भी जो काम है, क्योंकि काम कहाँ होंगे, ग्राउंड लेवल पे होंगे. अब सेंटर में अगर दिल्ली में बैठ के सरकार ने एक योजना बना भी दी तो भाई आप उसको केरला में कैसे काम करोगे, राइट. अगर आपको उसको केरला में काम करना है तो आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे लूप इन करना ही होगा और आपको जो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आपको समन्वय बिठाना ही पड़ेगा. मतलब दोनों लेवल पे अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो सिर्फ सेंटर से बैठ के पूरी की पूरी अगर आप चाहें कि मॉनिटर करके और 100% पूरा काम हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा, राइट. सो यू हैव टू वर्क ऑन दोज लाइन्स.
Decentralized urban employment and training to move towards a demand-driven urban employment guarantee. मतलब अगेन हमने जैसे बात की कि सेंट्रलाइज्ड जो सेंटर मिनिस्ट्री है उससे तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि इस तरह की कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम आए जो कि अर्बन्स पे फोकस करे, जस्ट लाइक मनरेगा इज फोकसिंग ऑन द रूरल, जैसे नेशनल NULM जो है, जैसे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उस तरह की और भी आए। लेकिन उसके अलावा भी डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है कि हर स्तर पे हो, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर ग्रामीण, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी लाना इसको ज़रूरी है, क्योंकि लोकल बॉडीज जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक आप पूरी तरह से डिमांड ड्रिवन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे और गारंटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल स्किलिंग एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम फॉर एजुकेटेड यू टू असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एट म्युनिसिपल ऑफिस, हेल्थ केयर सेंटर। मतलब अगर आप इसको लेवल पे करते हैं, लाइक जो जैसे मैंने कहा कि परीक्षण के जो कार्य हैं, एजुकेशन के जो कार्य हैं, ट्रेनिंग के जो कार्य हैं, अगर आप उनको म्युनिसिपल लेवल पे करते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये करते हैं, अगर आप उनको फंक्शंस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो रहे हैं या कोई भी ऐसे कोई चीज़ हो रही है जो म्युनिसिपल लेवल पे हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, अगर आप चाहें हेल्थ केयर सेंटर्स पे हो रहा है, आंगनबाड़ी में हो रहा है, इस तरह की जिसमें भी आप लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस कि अगर आप उसको डिस्ट्रिक्ट या छोटे लेवल पे भी अगर आप करते हैं तो भी उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा या उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इस पूरी बड़े सी प्रॉब्लम को देखते हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट की, तो उसको आप एक तरह से कर्ब कर सकते हैं। दूसरा, vulnerability reduction through formalization of workplace and extension of social security initiative to vulnerable sections. Now we are talking about vulnerable sections of the society. इसमें हम EWS की बात कर सकते हैं, economically weak section की बात कर सकते हैं, we can talk about socially deprived sections की बात कर सकते हैं, जिनको reservation की बात कर सकते हैं, एक तरह से आप reserved categories की भी बात कर सकते हैं। तो जो vulnerability reduction है वो formalization अगर आप करते हैं, अगर आप work places का, या अगर extension करते हैं आप एक social security का, जो कि initiative जैसे सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, मतलब हर आदमी को इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कह सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल स्टैंडिंग, उसको एक इक्वल चांस या इक्वल मौका दिया जाएगा अगर आप ये करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अगर आप लेते हैं तो वो एक अच्छा स्टेप जो है वो कारगर स्टेप साबित होगी। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल, जो कि ई-श्रम मतलब नाउ यू नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया के एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। पोर्टल जो है कैन प्ले अ की रोल इन इट बाय सर्विंग एज अ नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब ये ई-श्रम पोर्टल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बड़ा पाइवटल रोल प्ले कर सकता है इसमें, क्योंकि देखिए बहुत जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक के कुछ टर्म्स होते हैं, आपको मालूम है प्रोडक्टिव लेबर, अनप्रोडक्टिव लेबर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हो सकता है। वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपको ये मालूम है कि हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो आपको मालूम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे घरों में काम करने वाली जो मेड्स हैं वो उसका हिस्सा होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग काम करते हैं वो उसका हिस्सा होते हैं, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो अलग अलग देश के कोनों से आके काम करते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, इनको कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इनको जो सैलरी मिलती है वो बैंक में जमा तो होती नहीं है ना, हाथ में दी जाती है, कैश होता है। वो जो कैश है वो कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी को भी नहीं पता, वो कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मालूम कि भाई कौन आदमी किससे कितना कमा रहा है। वो पैसा जो है वो कहीं पे भी अकाउंटेड नहीं है, इकोनॉमी में कहीं पे भी वो अकाउंट नहीं हो रहा वो पैसा, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये नहीं मालूम कि कितने लोग उसमें लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं, किसको जो रोज़ का काम है वो हो रहा है नहीं हो रहा है, रोज़ का पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा। मतलब आपको एक तरह से आपको नहीं मालूम कि वो जो पैसा है, वो जो सर्कुलेशन में पैसा है वो कहाँ है या कितना है। आप उसके बारे में किसी भी तरह का कोई अकाउंटेंसी में आप उसका कोई भी आपके पास डेटाबेस नहीं है, राइट। और ये पैसा 1, 2, 3, 4 लोगों का नहीं है, भारत में करोड़ों लोग हैं, तो उसमें से आप मान लीजिए कि कम से कम 10 या 15 या 20% लोग भी अगर इस तरह से हैं तो आप सोचिए कितना अमाउंट ऑफ, कितना चंक ऑफ मनी वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो अब आपको क्या करना है, एक ई-श्रम पोर्टल करके है जो कि की रोल प्ले कर सकता है, जिसमें आपको नेशनल डेटाबेस आप बना सकते हैं उन लोगों का जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो कम से कम आपको ये पता चलेगा कि भैया कितनी संख्या है, कितना जो आपको उनका जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको क्लियर होंगे कम से कम, राइट, कि वो कितना कमा लेते हैं
ये सर्वे जो है पूरे देश में घूम घूम के सर्वे करना पॉसिबल नहीं होता। सेंसस के टाइम पे जो होता है, सेंसस भी लेकिन 10 साल में एक बार होता है ना, और वो भी अभी हमारा सेंसस हो नहीं पाया, आगे खिंच गया क्योंकि कोविड की वजह से। लेकिन नेशनल स्तर पे अगर आप डेटा कलेक्शन की बात करते हैं या रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, या अगर आप ये देखते हैं कि स्टैटिकल आप स्टडी करते हैं, तो बहुत मुश्किल है पूरे भारत में, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा डेटा एक साथ एक्यूमुलेट करना। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप पोर्टल्स के थ्रू ये कम से कम कर सकते हैं कि आप रजिस्टर करा दें। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होगा, है ना। 100% तो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो होगा। तो कुछ नहीं से आप ये तो समझ सकते हैं कि भैया जो बिल्कुल ही हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई सरपैरी नहीं मालूम था, उससे कुछ तो निकल के सामने आएगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं एनकरेजिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस टू क्रिएट जॉब्स एंड ओवरकम द स्लो डाउन इन मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड रिड्यूस मोबिलिटी। अब ये रिड्यूस्ड मोबिलिटी या डिस्ट्रप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, ये किस वजह से डिस्ट्रप्ट हुई है? कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से हुए। वी नो दैट जितने सेक्टर्स हैं, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लीजिए, आप सप्लाई चेन्स की बात कर लीजिए, आप किसी भी सेक्टर को उठाइए और आप ये कहिए कि भाई ये छूता है पूरी तरह पेंडेमिक से, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा। आप डोमेस्टिक सेक्टर देख लीजिए, आप इंटरनेशनल सेक्टर देख लीजिए, आप एजुकेशन देख लीजिए, यू नेम अ सेक्टर एंड इट विल बी इम्पैक्टेड बाय द कोविड एनीवेज, राइट। अब उसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या रिड्यूस मोबिलिटी को अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं, जो मेजर अनएम्प्लॉयमेंट या मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, अब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? अब क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमीज उभर रही हैं, अब धीरे धीरे कोविड या पैंडेमिक की मार से आप उभर रहे हैं, तो अब आप मेजर काहे में आए हैं? आप रोटेशन में आएंगे और अब आपको बहुत ही फास्ट एक्ट करते हुए प्रोपेल करना है इकोनॉमी को आगे जाने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है? ये काम बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं कर सकती, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो इतनी हैम्पर भी नहीं होती हैं, ठीक है। छोटी जो है ना, कहते हैं ना बड़े बड़े पेड़ जो हैं उन पर उतना असर नहीं पड़ता है, वो तो ठीक है, वो तो उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन जो मिड लेवल पेड़ हैं वो बेचारे गिर जाते हैं। छोटे जो बहुत ज़मीनी होते हैं उन पर भी उतना असर नहीं पड़ता क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ नहीं होता। जो मिड लेवल चीज़ें होती हैं वो अक्सर दिक्कत में आ जाती हैं। तो अब बात ये हो रही है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस को आपको एनकरेज करना पड़ेगा, जिसके तहत गवर्नमेंट कर भी रही है। गवर्नमेंट माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू उनको एड दे भी रही है, वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एड दे रही है, वो छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा राहत दी गई है। अगर आप जो स्टेट जो बजट्स आए हैं अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें जो हमारा सेंटर का बजट आया है उसमें भी बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ और बात की गई है छोटी इंडस्ट्रीज़ और चीज़ों को आगे बढ़ाने की, राइट। और ओवरकम स्लो डाउन करना है। बेसिकली हमें जो स्लो डाउन है, जो लैक्सिटी चल रही है अभी, हमें उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम नया नहीं भी कुछ कर रहे हैं तो कम से कम जो चीज़ें हमारे पास एग्जिस्टिंग हैं हम उसको पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो हमें उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, तो ये काम है। इसके अलावा रिड्यूस माइग्रेशन को हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। और वो कब रुकेगा? जब आप रूरल एरियाज़ में भी वही फैसिलिटीज़ मुहैया कराएंगे लोगों को, जब उनको लगेगा कि भैया हमें अपने घर में बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो कोई क्यों अर्बन उसमें जाएगा या कोई क्यों दूसरे शहर में जाएगा। अगर मुझे मेरे घर में सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं जो मैं चाहती हूँ, तो मुझे क्या शौक़ आ गया है कि मैं किसी और शहर में जाऊँ और परेशान हूँ और किराए का घर लूँ और उसमें अपने खाने का इंतज़ाम खुद करूँ, खाना भी खुद बनाऊँ, बिजली पानी का भी इंतज़ाम खुद करूँ, जब मेरा घर है। मैं जाती ही इस वजह से हूँ, या मैं या मेरे जैसे लोग जाते ही इस वजह से हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार वहाँ बेहतर आयाम है, वहाँ पे बेहतर ज़िंदगी है, वहाँ पे बेहतर सुख सुविधाएं हैं। तो हम अगर इस गैप को ब्रिज कर पाएंगे, अगर हम इस चीज़ को नलिफाई कर पाएंगे, तो ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम हम रोक सकते हैं। ये पुश और पुल फैक्टर जो है हमारे, अगर हम इनको बैलेंस कर पाएंगे, पुश एंड पुल फैक्टर जो है हमारे, अगर हम इनको बैलेंस कर पाएंगे तो लोग अपने आप ही माइग्रेशन की जो समस्या है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं थ्रू रूरल डेवलपमेंट। अब वो कैसे कर सकते हैं वो काम? हम रूरल डेवलपमेंट करें, क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ क्रिएट करें रूरल एरियाज़ में, जिसमें ज़्यादा बेसिक एक्सेस हो टू द बेसिक फैसिलिटीज़। जैसे कम से कम लोगों को हेल्थ केयर, एक बहुत बड़ा कोविड के टाइम पे समझ में आया कि भैया छोटे शहरों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। हालांकि ये तो पेंडेमिक की सिचुएशन ऐसी थी कि बड़े बड़े शहरों की हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो थी वो चरमर आ गई थी, है ना। तो लेकिन छोटे शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भैया कम से कम ऐसे शहरों में तो जाके रहो जहाँ पे डॉक्टर मिल जाए, जहाँ पे नर्सें मिल जाए, जहाँ पे इलाज हो जाए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब क्रिएटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव वर्क प्लेसेज इन सिटी विद फैसिलिटीज़ लाइक चाइल्ड केयर, वर्क नियर टू होम एटसेट्रा। अब जैसे मैंने कहा कि औरतें जो हैं
women are the, आप ये कह सकते हैं, आर द बिल्डिंग फोर्स, है ना। महिलाएं जो होती हैं वो, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि खुद मैं महिला हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात बोली थी कि भैया अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार को शिक्षित करते हैं, और औरतें जो हैं बहुत बड़ा काम करती हैं नेशन बिल्डिंग में, ठीक है। तो अगर औरतों को इस काम में लगाया जाएगा, महिलाओं को इस काम में लगाया जाएगा, अगर आप उनको थोड़ा सा मेंटल स्पेस उनकी फ्री छोड़ेंगे, अगर आप उनको लगता है कि भाई उनका परिवार जो है, उनके बच्चे जो हैं वो सही सलामत है, सुरक्षित है, अच्छे से उनका ध्यान रखा जा रहा है, तो वो अपने मेंटली फ्री रहेंगी, तो अपना काम जो है, अपना प्रोडक्शन जो है उनका वो बढ़ेगा। अगर जो काम वो जहाँ कर रही हैं वो उनके घर के पास है, पर जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा दूर पेरिफेरी में नहीं है वो, तो उनके लिए बेटर होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मेक अ प्लेस मोर वर्क फ्रेंडली फॉर द एम्प्लॉयमेंट, है ना। हमें थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा। वी हैव टू मेक इट वर्क मोर प्रो एम्प्लॉयज़ हमें थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ये एक बहुत फैक्टर है। बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो वो ये करती हैं, वो अपनी एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रखती हैं, उनके रिक्रिएशन का ध्यान रखती हैं, क्लब्स बनाती हैं, अलग अलग चीज़ें उनको प्रोवाइड कराती हैं। कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो मैंडेटरी लीव्स देती हैं कि भैया जाओ घूम फिर के आओ। आपको सरकारी नौकरी में भी आपको LTC वगैरह मिलती थी कि घूमने फिरने की लीव्स मिलती थी। तो आपको थोड़ा सा रिक्रिएशन की चीज़ें, और आपको यू हैव टू मेक द वर्क स्पेस easy for people. You have to make it more like comfortable for people to come and work. So that is the factor जो कि हमने urban employment में पढ़ा। I hope ये चीज़ें आपको पूरी तरह क्लियर हुई होंगी, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको अलग तरह से बताई हैं, इस पे जो लिखा हुआ था उससे ज़्यादा, बट आई एम श्योर आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नहीं हुई है तो क्या करना है मालूम है, आपको हमारा डेटा कैसे एक्सेस करना है, आपको हमारे वीडियोज़ कैसे एक्सेस करने हैं। ऑफकोर्स मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाके आप पेज खोलेंगे तो इस तरह का पेज हमारा सामने आएगा। ऑफ कोर्स यू कैन सी 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इंडिया का, और सारे जितने K-12 से लेके ओलंपियाड से लेके NTSC से लेके सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आपको जाना है ओलंपियाड पे, आप देखेंगे इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड ऑफ कोर्स अ वेरी ओन GK ओलंपियाड। नाउ गो फॉर द वॉच नाउ पार्ट। क्लिक किया अपन ने, इस तरह का पेज ओपन हो गया। सब कुछ सीक्वेंस ऑर्डर में है, कहीं कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं अपन शॉर्टी नोट सीरीज में करंट अफेयर्स तक दिख रहा है, उसके नीचे दिखेगा आपको, आप खोलेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप का पेज ओपन होगा। मोर वीडियोस देखने हैं, वेल एंड गुड। नेक्स्ट वीडियो देखना है तो भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। आप इसमें जाएंगे। अब ओलंपियाड के जो हमारे स्केड्यूल है वो तो आपको मालूम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हफ्ते के शुरुआती 3 दिन, मतलब क्या, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। सुबह कितने बजे से शुरू हो जाता है? 10 बजे से। 10 बजे से होता है IEO, फिर 1 बजे होता है IMO, फिर 4 बजे होता है हमारा NSO, और 7 बजे जाके आता है भाई साहब हमारा IGKO। इसका तो ऑलरेडी आप लोग को बहुत अच्छे से आइडिया होगा, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। बाकी जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, आपको मालूम है यूट्यूब पे भी सेम तरह से आप हमारे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, हमारे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे। कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अगर हो, इतने के बाद भी हो, दोबारा देख लिया अपन ने फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। बाकी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी गुड, बी हेल्दी, स्टडी वेल, वर्क हार्ड, प्ले हार्ड एंड बी गुड। थैंक यू सो मच।